नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शकर पांडे सभी भाई बहनों का एक लघु अंतराल के बाद स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे सबकी चल रही होगी। कुछ लोगों के नाम लेता हूं, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। सुभाष मिश्रा जी, दुर्गेश, निशा, ज्योत्सना, सविता, नीलम, पुनीत, राजकुमारी, उदयभान, धर्मेंद्र, सविता, हीना, नीलम, रत, बहुत सारे लोग हैं। उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होगा। त्योहार वगैरह बहुत अच्छे से बीता होगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी बहुत ही सकुशल से आपने मनाया होगा। ईद बकरीद का भी बहुत ही शुभ पर्व रहा है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा समय रहा है इधर 2-3 दिनों का। हम लोग मौर्य काल की शुरुआत किए हुए थे। मौर्य काल में बेसिकली मौर्य काल के जो पुरातात्विक या साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं, और इन पुरातात्विक स्रोतों में भी अगर एक तथ्य देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक अशोक के अभिलेख मिलता है। मौर्य काल की जानकारी के अगर कभी भी प्रश्न आए, 4 ऑप्शन दिखाई दे, प्रश्न रहे कि मौर्य काल की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो हमेशा से आप उसका उत्तर अशोक के अभिलेख ही लगाएंगे। भले ही उसमें मेगास्थनीज भी दिया हो, उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी दिया हो, लेकिन आपको उत्तर अगर कोई एक लगाना होगा तो हमेशा से अशोक के अभिलेख ही लगाएंगे। और अशोक के अभिलेख की जो कुछ जैसे 3 भागों में बांट करके समझा गया है, तो उसमें जो पहला है शिलालेख, चाहे वो दीर्घ शिलालेख हो चाहे लघु शिलालेख हो, उसके विषय में हमने बातें समझी हुई थी, लिखा कुछ नहीं था। एक हेडिंग डालेंगे मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में पहला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत। मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत। ठीक है भाई, मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत। चले शुरुआत करेंगे। मौर्य काल की जानकारी के अनेकों साहित्यिक तथा पुरातात्विक मौर्य काल की जानकारी के अनेकों साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोत हैं। अनेक साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोत हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। स्रोत हैं इसी में विदेशी ब्रैकेट में यूनानी, विदेशी ब्रैकेट में यूनानी, विदेशी ब्रैकेट में यूनानी साहित्यिक स्रोतों में मेगास्थनीज ब्रैकेट में लिखेंगे सबसे प्रमुख, मेगास्थनीज ब्रैकेट में सबसे प्रमुख, कॉमा, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, स्ट्रैबो, डायोडोरस,
प्लूटार्क, विदेशी ब्रैकेट में यूनानी साहित्यिक स्रोतों में मेगास्थनीज ब्रैकेट में इसके साथ सबसे प्रमुख, कॉमा प्लिनी, एरियन, जस्टिन, स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लूटार्क आदि प्रमुख हैं। जबकि देसी साहित्यिक स्रोतों में विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, देसी साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले लिखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौमा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कौमा पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, कौमा विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, अगर प्रश्न एक पूछा जाए कि निम्नलिखित पुराणों में से कौन सा सबसे ऑथेंटिक या प्रामाणिक पुराण है मौर्य काल की जानकारी का, तो आपका उत्तर होगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण ब्रैकेट में सबसे प्रमुख पुराण, विष्णु पुराण के साथ ब्रैकेट में सबसे प्रमुख पुराण। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा क्षेमेंद्र व्यक्ति का नाम है, इनकी पुस्तक है वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी। अब सीधे सीधे भी प्रश्न बन सकता है कि वृहत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, उत्तर होगा क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, कौमा सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर, कौमा सोमदेव की कथा सरित सागर, कौमा संगम साहित्य, संगम साहित्य ब्रैकेट में मामूल नार की अहनानूरू, अहनानूरू, संगम साहित्य ब्रैकेट में कौन से संगम साहित्य, तो मामूल नार की पुस्तक अहनानूरू तथा कपिलार, कपिलार की पुस्तक परनार, ब्रैकेट क्लोज। बौद्ध ग्रंथ,
दिव्यावदान, दिव्यावदान कॉमा सिंहली अनुश्रुति। सिंहली का मतलब होता है श्रीलंका, श्रीलंका में रचित पुस्तकें। सिंहली अनुश्रुति ब्रैकेट में कौन सी सिंहली अनुश्रुतियां हैं? दो, दीपवंश तथा महावंश। अब एक प्रश्न यहां पे और बन सकता है कि निम्नलिखित में से किन्हें सिंहली अनुश्रुति कहा जाता है? उत्तर होगा दीपवंश तथा महावंश। सिंहली अनुश्रुति, दीपवंश, महावंश और महाबोधिवंश। महाबोधिवंश कॉमा मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो से भी कुछ मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। तिब्बती लेखक, तिब्बती लेखक लामा तारानाथ। तिब्बती लेखक लामा तारानाथ की पुस्तक भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास। तथा जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ जैन ग्रंथ डैश भद्रबाहु की कल्पसूत्र। भद्रबाहु व्यक्ति का नाम, जैन गुरु, उनकी पुस्तक कल्पसूत्र। भद्रबाहु की पुस्तक कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र की पुस्तक, हेमचंद्र की पुस्तक परिशिष्ट पर्वन। जी दिव्या जी, कुछ भी बन सकता है। प्रश्न बन सकता है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की? कौन सा एक तिब्बती विद्वान है जिसने बौद्ध धर्म पे एक पुस्तक लिखी? लामा तारानाथ की पुस्तक का नाम क्या है? कुछ भी बनेगा, ध्यान में रखना है, सारी चीज आपके पास उपलब्ध है। आदि प्रमुख हैं, आदि प्रमुख हैं, लाइन कंप्लीट करें। आदि प्रमुख हैं जबकि 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 पुरातात्विक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों में
अशोक का अभिलेख। ब्रैकेट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, सहगौरा अभिलेख। सहगौरा अभिलेख, कॉमा, महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख तथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रमुख हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्रमुख हैं। हेडिंग डालेंगे अशोक का अभिलेख। नहीं, जूनागढ़ अभिलेख प्रमुख हैं। इसी में एक लाइन और जोड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि सहगौरा ब्रैकेट में गोरखपुर, सहगौरा ब्रैकेट में गोरखपुर ब्रैकेट क्लोज। अभिलेख सहगौरा ब्रैकेट में गोरखपुर। ये अभिलेख सहगौरा कहां से प्राप्त हुआ है? गोरखपुर। सहगौरा ब्रैकेट में गोरखपुर ब्रैकेट क्लोज अभिलेख तथा महास्थान ब्रैकेट में बंगाल ऑब्लिक बांग्लादेश। महास्थान पहले बंगाल था, अभी बांग्लादेश में एक जगह है, वहां से प्राप्त हुआ है। महास्थान ब्रैकेट में बंगाल ऑब्लिक बांग्लादेश ब्रैकेट क्लोज अभिलेख संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल के हैं। संभवतः सहगौरा और महास्थान अभिलेख संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल के हैं, जिनसे मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल
अकाल पड़ने तथा राहत कार्य अकाल के समय जो राजकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उसे राहत कार्य कहा जाता है। अकाल पड़ने तथा राहत कार्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। इतिहास का इतिहासकार डी आर भंडारकर ने नाम अंडरलाइन करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य ने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास किया है। लिखने का प्रयास किया है। अशोक के अभिलेख मौर्य काल की जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं जो कि भारत कौमा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान साधन हैं, जो कि भारत पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के व्यापारिक मार्गों वाले कुल 45 स्थानों से
45 स्थानों से 181 विषयों में प्राप्त हुए हैं। विषय का मतलब मुद्दा, टॉपिक। 181 विषयों में प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत, प्राकृत ब्रैकेट में मौर्यों की राजभाषा, मौर्यों की राजभाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। भाषा प्राकृत ब्रैकेट में मौर्यों की राजभाषा ब्रैकेट क्लोज थी। जबकि इनमें 4 लिपियों का प्रयोग जबकि इनमें 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है डैश, ब्राह्मी, ब्राह्मी ब्रैकेट में सर्वाधिक, ब्राह्मी ब्रैकेट में सर्वाधिक, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, खरोष्टी, खरोष्टी, खरोष्टी ब्रैकेट में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जी जितेंद्र जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है आपने लिख दिया तो मैं बोल ही देता हूं। मान लीजिए किसी मानव को परिभाषित करना है तो आप क्या बोलेंगे कि मानव के 2 हाथ होते हैं, 2 नाक होते हैं, 2 पैर होते हैं, ऐसे ही कुछ करेंगे आप। लेकिन अपवाद तो हर जगह होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक आंख लेकर के पैदा होते हैं, एक पैर वाले ही होते हैं, एक साथ 2 सर भी दिखाई पड़ते हैं, तो एक साथ 2 सर वाले बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मानव को परिभाषित करेंगे कि मानवों का सर 2 होता है। ठीक है भाई, अपवाद वाली वो चीजें हैं, अपवाद को अलग तरीके से देखा जाता है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, चले। खरोष्टी ब्रैकेट में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आगे बढ़ेंगे। यूनानी तथा अरमाइक ऑब्लिक सीरियाई ब्रैकेट में सीमांत क्षेत्र में, जी जी मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, अपवाद वाले जो हैं उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, चले। यूनानी तथा अरमाइक ऑब्लिक सीरियाई ब्रैकेट में सीमांत क्षेत्र।
पैराग्राफ चेंज करके, अशोक पहला भारतीय राजा था, अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था, उसके अभिलेखों से, उसके अभिलेखों से उसके व्यक्तिगत विचार, उसके व्यक्तिगत विचार, कौमा धम्म तथा प्रशासनिक कार्यों की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। पैराग्राफ चेंज करके, सुविधा की दृष्टि से अशोक के अभिलेख को तीन भागों में बांटकर, इतना अच्छा अशोक का अभिलेख आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा जो अगले 2 दिन में आप पढ़ेंगे। 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। डैश शिलालेख, शिलालेख थोड़ा सा शब्द रखे रहिए, सब पे बात करते चले आएंगे। धम्म क्या होता है सर? धम्म एक पाली भाषा का शब्द है, समझ लें। प्राकृत भाषा में भी इसे यूज किया जाता है। धर्म को ही धम्म कहा जाता है, ठीक है। चले, जब आएगा अशोक का धम्म तो उस पर बात कर लेंगे। शिलालेख ब्रैकेट में लिखेंगे दीर्घ तथा लघु, दीर्घ तथा लघु, कॉमा स्तंभलेख ब्रैकेट में दीर्घ तथा लघु, स्तंभलेख ब्रैकेट में दीर्घ तथा लघु ब्रैकेट क्लोज, तथा गुहा लेख, कोई बात नहीं है कनक जी, नहीं पढ़े हैं, कनक बंटी नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे 2-4 दिनों में सब बहुत अच्छे से, इतना कि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, एक बार में ही आप पूरा पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। हेडिंग डालेंगे दीर्घ शिलालेख,
दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख डैश, इनकी संख्या इनकी संख्या 14 है। अर्थात इसका मतलब क्या है? एक ही पत्थर पर शिला का मतलब होता है चट्टान। एक ही पत्थर पर लिखी गई 14 बातों का समूह चौदह बातों का समूह जो कि 8 अलग अलग स्थान से प्राप्त हुए हैं। आठ अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। डैश, कौन कौन से स्थान है वो भी देखते हैं। शहबाजगढ़ी एंड मनसेहरा, शहबाजगढ़ी तथा मनसेहरा शाहबाजगढ़ी तथा मनसेहरा ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पश्चिमोत्तर क्षेत्र कहने का मतलब मोटे तौर पर समझ लें वर्तमान पाकिस्तान वाला एरिया। दोनों पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है और खरोष्टी लिपि में लिखित है। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कलसी, ब्रैकेट में देहरादून, कॉमा, गिरनार, 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 गिरनार कहां पे? ब्रैकेट में गुजरात, गुजरात का ऑब्लिक करके सर्वाधिक सुरक्षित स्थिति में यही दीर्घ शिलालेख है।
गिरनार ब्रैकेट में गुजरात ऑब्लिक सर्वाधिक सुरक्षित स्थिति में, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, थाने ब्रैकेट में महाराष्ट्र, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एर्रीगुडी, एर्रीगुडी ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश ऑब्लिक करके, आंध्र प्रदेश ऑब्लिक, दाएं से बाएं लिखा हुआ अन्य जो लेख हैं शिलालेख वो बाएं से दाएं लिखे हुए हैं, लेकिन यहां भी एक अपवाद दिख रहा है, दाएं से बाएं लिखा हुआ है। एर्रीगुडी के साथ आंध्र प्रदेश ऑब्लिक दाएं से बाएं लिखित। कॉमा, धौली और जौगढ़, धौली और जौगढ़, धौली और जौगढ़ ब्रैकेट में दोनों कलिंग, कलिंग का मतलब उड़ीसा, दोनों कलिंग क्षेत्र से प्राप्त हैं। नीचे लिखेंगे, उल्लेखनीय है कि धौली और जौगढ़ धौली और जौगढ़ लेखों को दो पृथक शिलालेख भी कहा जाता है। दो पृथक शिलालेख भी कहा जाता है, जिसमें अशोक ने कहा है जिसमें अशोक ने कहा है सारी प्रजा मेरी संतान है। ऐसी बातें इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी चाहिए, सारी प्रजा मेरी संतान है। हो गया भाई। अब थोड़े देखेंगे इसका मतलब क्या है, ये दो पृथक शिलालेख कहने का मतलब क्या है ये समझ ले, और सारी प्रजा मेरी संतान है क्या लिखा हुआ है समझेंगे जरा। दीर्घ शिलालेख की बात कर रहे हैं, कुल 14 बातें लिखी हुई हैं, कुल 14 बातें लिखी हुई हैं। यहां पे पहले में लिखा हुआ है पशु वध की निंदा अशोक करता है, पाकशाला में 2 मोर 1 हिरन सिर्फ किए जाने चाहिए। दूसरे में
पड़ोसी राज्यों में, ठीक है, ऐसे इस सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहां पे 13 हो गया, यहां पे 12 हो गया, यहां पे 11 हो गया। धौली और जौगढ़ उड़ीसा कलिंग वाले क्षेत्र से जो दो, धौली से एक, जौगढ़ से एक, जो दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पृथक शिलालेख कहा जाता है। तो पृथक शिलालेख क्यों कहा जाता है? उसका कारण यह है कि धौली और जौगढ़ को छोड़ करके जो 6 अलग अलग स्थानों से ये बातें प्राप्त हुई हैं, सब में कॉमन बातें लिखी हुई हैं, 14 के 14। कुल 8 स्थानों से प्राप्त हैं, 8 स्थान से प्राप्त हैं दीर्घ शिलालेख, 14 बातें लिखी हुई हैं। अब ये जो 8 स्थान में से जो 2 स्थान हैं, कौन कौन से? धौली और जौगढ़, इन्हीं दोनों को पृथक शिलालेख कहा गया है। तो ये जो 6 बचे, ये 8 में से जो 6 बचे, इनमें ये बातें जो 14 लिखी हुई हैं, 14 बातें बिल्कुल सेम लिखी हुई हैं। इसका मतलब कि 2 जो धौली और जौगढ़ हैं, वहां पे कुछ अंतर है, इसी वजह से इन्हें पृथक शिलालेख कहा जाता है। अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो यहां पे ये जो अंतर है, वो अंतर ये है कि धौली और जौगढ़ से जो दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनमें 11वां नहीं लिखा हुआ है, 12वां नहीं लिखा हुआ है, 13वां जिसमें कलिंग विजय का उल्लेख है वो भी नहीं लिखा हुआ है। और इनके स्थान पर, इन तीनों के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? सारी प्रजा मेरी संतान है। इसी कारण से इन दोनों को पृथक शिलालेख कहा जाता है। बात समझ में आई? इतनी बताएं। हाँ, जल्दी बताएं। चलिए, आपकी परीक्षा में सिर्फ ये पूछा जाएगा, आपकी परीक्षा में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से पृथक शिलालेख कहे जाते हैं। उसमें धौली जौगढ़ होगा या दोनों में से कोई एक होगा, वही आपको उत्तर टिक करना है। अगली हेडिंग आपकी छोड़ देंगे, दीर्घ शिलालेखों की 14 बातों का विवरण, 14 बातों या लेखों का विवरण। क्या क्या वो 14 बातें की गई हैं, यही हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिए। हिना अजमत जी, नहीं समझ में आया, फिर से ध्यान दीजिए। हिना अजमत जी ध्यान दीजिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं दीर्घ शिलालेख, पिछली क्लास में बताया था, आज भी बताया। दीर्घ शिलालेख का मतलब क्या हो गया? एक बड़ा सा पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर जिसपे कुछ लिखा हुआ है। दीर्घ शिलालेख कुल कितनी बातें लिखी हुई हैं? 14 बातें लिखी हुई हैं। कितने स्थान से ये प्राप्त हुए हैं? 8 अलग अलग स्थान से प्राप्त हुए हैं। अब ये 14 बातें लिखी हुई हैं, 1 2 3 11 12 13 14 बातें लिखी हुई हैं। ये जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो 8 के नाम अभी आपने देख लिया। इन 8 में से
दो स्थान का नाम लिखा आपने, धौली जो कि कलिंग उड़ीसा में है, जौगढ़, इनको पृथक शिलालेख कहा जाता है। सिर्फ इन्हीं दोनों को पृथक शिलालेख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यही आपको समझाने का प्रयास है। इन दोनों को ही सिर्फ पृथक शिलालेख कहा जाता है। इसका मतलब 8 में से 2 को पृथक शिलालेख कहा जा रहा है। इसका मतलब 6 स्थान से जो प्राप्त हुए हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम बातें लिखी हुई हैं, तो उनको पृथक नहीं कहा जा रहा है। ये जो 2 धौली और जौगढ़ से दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनको पृथक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो 14 बातें लिखी हुई हैं, अन्य जो 6 स्थान हैं, ये 14 बातें बिल्कुल सेम लिखी की लिखी मिली हुई हैं। समस्या धौली और जौगढ़ को लेकर के आता है, जिन्हें पृथक शिलालेख कहा जाता है। तो पृथक शिलालेख क्यों कहा जाता है, उसका कारण यह है कि ये जो 11, 12, 13 नंबर वाली बातें हैं वो यहां से प्राप्त दीर्घ शिलालेखों में नहीं लिखी गई हैं, बल्कि 11, 12, 13 में एक कॉमन सी बात लिखी गई है, सारी प्रजा मेरी संतान है। बात समझ में आई? चले, अब रानी यादव जी कह रही हैं 1 रह गया। अब मुझे तो याद नहीं है कि 1 रह गया। ठीक है, ये हेडिंग डालें और छोड़ दें आज के लिए। कल यहां से हम शुरुआत करेंगे, ठीक रहेगा? ठीक है, फिर बिल्कुल खुश रहिए। बस इतना समझ लीजिए कि इतिहास आपसे ज्यादा किसी और को अब नहीं आएगा। इसी विश्वास के साथ कल फिर मिलेंगे। कोई और बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है फिर, धन्यवाद।